भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अब तक 71 लोकसभा सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जबकि उसके सहयोगी दल जो है 5 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें राजभर है, जयंत चौधरी जो आरएलडी जिनकी पार्टी है, इसके अलावा अनुप्रिया पटेल की पार्टी को 2 सीट दी गई है। यानी इन 3 दलों को मिला करके भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीट गठबंधन में दी है, जबकि डॉक्टर संजय निषाद को 1 सीट मिली जरूर है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। यानी 71 सीटों में डॉक्टर संजय निषाद की भी सीट आ रही है, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने 4 लोकसभा सीटों पे ऐलान नहीं किया है, जिसमें फिरोजाबाद सीट है जहां पे कल से नामांकन शुरू हो रहा है और तीसरे चरण में चुनाव है। वहां से समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, पूर्व सांसद वहां से रह चुके हैं, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके बेटे अक्षय यादव चुनावी मैदान में हैं। हालांकि 2019 में वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी से हार गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौजूदा सांसद का टिकट काटकर किसी और को टिकट देने पे विचार कर रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक है हरिओम यादव जो सपा छोड़ के भाजपा में गए थे, उनका नाम प्रमुखता से आ रहा है कि उनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन जातीय समीकरण में भारतीय जनता पार्टी वहां पे उलझी हुई है, क्योंकि लोध बाहुल भी सीटें मानी जा रही है। ऐसे में लोध समाज की जो नेता है, एक पूर्व जिला अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह लोधी हैं, उनके नाम की भी चर्चा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल जैन का भी नाम चल रहा है कि उनको भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। इसके अलावा कई और नाम हैं, लेकिन जो ये 3 नाम है ये चर्चा का केंद्र है। इन्हीं नामों में से भारतीय जनता पार्टी किसी को उतार सकती है, लेकिन वो जातीय समीकरण को फिट करेगी, क्योंकि लोध की संख्या भी ज्यादा है, जबकि यादव ठीक ठाक है। लेकिन यादव समाजवादी पार्टी का गढ़ था, रामगोपाल यादव के बेटे चुनावी मैदान में है, तो इस पे यादव और लोध दोनों में से किसी एक को उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन इस जातीय समीकरण के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी वहां उलझी हुई है, जबकि कल से वहां नामांकन शुरू हो रहा है और तीसरे चरण में चुनाव है। जबकि 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की जो खास तौर पे अवध की आसपास की सीटें हैं, वहां पे चुनाव होना है और अवध की 2 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। इसमें रायबरेली की सीट है, जहां से सोनिया गांधी सांसद होती थी, चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया और राज्यसभा चली गई। अब तक कांग्रेस ने अब वहां से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, लेकिन चर्चा है प्रियंका गांधी वहां से चुनावी मैदान में आएंगी। वायनाड का इलेक्शन निपटने के बाद राहुल और प्रियंका के नाम के अमेठी और रायबरेली से ऐलान हो सकता है। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चा है और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है। हालांकि अब तक उम्मीदवार कांग्रेस ने घोषित नहीं किया है। ये भी कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि एक रणनीति है, चूंकि कैंडिडेट उतार देने से भारतीय जनता पार्टी खास तौर पे जो अब तक लड़ाई राहुल बनाम मोदी चल रही है, वो स्मृति बनाम राहुल पे सिमट जाएगी। दूसरी तरफ कई और चीजें हैं जिसको लेकर के कांग्रेस का मानना है कि देर से कैंडिडेट घोषित करने से ये कांग्रेस को इस दोनों सीट पे फायदा मिल सकता है। तो उसका इंतजार भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है कि रायबरेली पे जब कांग्रेस का कैंडिडेट आए उसके बाद घोषित किया जाए। अगर गांधी परिवार से कोई आ रहा है तो कौन कैंडिडेट बेहतर होगा, अगर नहीं आ रहा है तो कौन उम्मीदवार वहां बेहतर होगा। हालांकि पिछला 2019 का जो चुनाव लड़े थे दिनेश प्रताप सिंह, वो सूबे के सरकार जो योगी सरकार है उसमें मंत्री है, उनके नाम की चर्चा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, हालांकि अभी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में राज्यसभा के चुनाव के दौरान वोटिंग की थी और उस समय भारतीय जनता पार्टी के पाले में है। चुनाव में जब वोटिंग की थी तो उसके बाद उनको वायु श्रेणी की केंद्र सरकार से सुरक्षा मिली थी, सीआरपीएफ के साहिब में चल रहे हैं, उनका नाम भी प्रमुखता से चल रहा है। मनोज पांडे को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन गांधी परिवार किसे उतारेगी उनको देखने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी वहां पे उम्मीदवार उतारेगी। ये रायबरेली की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। जबकि कैसरगंज की जो दूसरी सीट अवध की सीट मानी जाती है, अवध चूंकि कैसरगंज जो गोंडा लोकसभा की दूसरी सीट है वो कैसरगंज है, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। खास तौर पे चूंकि वहां के जो मौजूदा सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, वो 2 बार से लगातार वहां से सांसद हैं, लेकिन इस बार कुश्ती संघ में हुए विवादों के पीछे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि उस दौरान उन्होंने नारा दिया था कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, और इस बात का जब जिक्र हुआ कुश्ती संघ के जो खिलाड़ी थे जो कुश्ती के, उन्होंने उसका विरोध किया, जिसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। मुकदमा दर्ज हुआ, मामला कोर्ट में है, 18 अप्रैल पर को इस पर सुनवाई है और कोर्ट का क्या फैसला आएगा इस पे भी भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है। हालांकि उनसे कई और नाम
मांगे गए थे कि किसी और का नाम अपने करीबी का दीजिए या अपने परिवार के दीजिए, पत्नी या जो बेटा उनका है प्रतीक, जो गोंडा सदर से विधायक है, प्रतीक भूषण शरण सिंह, इसके अलावा करण के नाम का भी जिक्र किया गया था। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह अपने नाम पे ही अड़े हैं कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा, तो बीजेपी उस पे इंतजार कर रही। दूसरी तरफ ये है कि बीजेपी चूंकि काफी अनुशासन वाली पार्टी है माना जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण को लेकर के पता नहीं क्यों ऐसा नजर आ रहा है कि वो हमेशा बैकफुट पे रहती है। वो लगातार पार्टी विरोधी कई सारे बयान भी दिए मुख्यमंत्री को लेकर के। एक बार जब खास तौर पे राज ठाकरे जब अयोध्या आ रहे थे तब भी विवाद दिया था, बयान दिया था, विवादित बयान था, लेकिन उन पे उस तरीके की भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की। अब वो परसों जब दिल्ली से लखनऊ पहुंचे तो करीब 2 दर्जन गाड़ियों के साथ क्षेत्र में भ्रमण करने लगे जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी हो, और उस तरीके से उन्होंने कार्यक्रम लगाया। खास तौर पे चूंकि तरफगंज, कर्नलगंज, कैसरगंज जो लोकसभा है, इसके अलावा पयागपुर, तो इन सब विधानसभाओं में, कटरा विधानसभाओं में उनका कार्यक्रम लगने लगा और एक तरीके से प्रत्याशी जैसे ही मूड में वो चुनावी मैदान में उतरे, लोगों से संपर्क करने लगे। लेकिन बीजेपी के जो जिला इकाई के जो नेता हैं संगठन के, उन्होंने उस कार्यक्रम से दूरी बना ली। जो बीजेपी के जो विधानसभा उस लोकसभा सीट के अंतर्गत पड़ती है, वहाँ के विधायक भी मौजूद नहीं थे। हालांकि उनके करीबी जो एमएलसी गोंडा और बलरामपुर स्थानीय निकाय से एमएलसी है मंजू सिंह मौजूद थे, और वहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष वो भी उनके करीबी माने जाते थे। कहा जा रहा है कि उन्होंने ही बनवाया था। वो घनश्याम मिश्रा वो मौजूद थे, लेकिन उस तरीके का ना तो कोई संगठन का नेता था, ना संबंधित विधानसभा का, जो विधानसभा लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, ना वहाँ का कोई नेता था। लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं को एक तरीके से कह दिया है कि चुनाव लड़ूंगा। ये उनकी ये भी रणनीति हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी पे दबाव बनाएं कि देखिए मेरा जन समर्थन है, मैं चुनाव लड़ूंगा। एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इससे पहले जब कुश्ती का विवाद हुआ था तब भी वो लगातार बीजेपी पे या सरकार पे दबाव बना रहे थे, जब उनके ऊपर ये दबाव आ रहा था कि आप इस्तीफा दे दीजिए। इसके अलावा वहाँ कई और नामों पर भी भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह अपने मांग या जिद पे अड़े रहे, परिवार का नाम नहीं दिए, और उनके नाम पे भारतीय जनता पार्टी में जैसे अब तक जो उत्तर प्रदेश की 4 लिस्ट आई है, पहली आई, दूसरी आई, कल तीसरी लिस्ट आई, और आज सुबह एक नाम से भदोही का टिकट आया, तो उसमें नाम नहीं आया। तो अगर सहमति नहीं बन पा रही हो, कोर्ट का कोई निर्णय इनके खिलाफ चला जा रहा है, तो किस प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाएगी, ये भी हम आपको बता देते हैं। एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो राजनाथ सिंह के करीबी माने जाते हैं, प्रेम नारायण पांडे, जो तरफगंज विधानसभा के विधायक हैं 2 बार से, और वो जो ब्रजभूषण शरण सिंह का घर है और प्रेम नारायण पांडे का उसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह के ही करीबी अजय सिंह जो कर्नलगंज से विधायक हैं, अजय सिंह का भी नाम उस लिस्ट में है संभावित उम्मीदवारों में। अगर भारतीय जनता पार्टी ठाकुर की जगह ठाकुर को टिकट देगी, क्योंकि पश्चिम में जिस तरीके से नाराजगी सामने आ रही है, तो अजय सिंह को चुनाव लड़ाया जा सकता है। क्योंकि पश्चिम का समीकरण जिस तरीके से इस समय चल रहा है, खास करके क्षत्रियों को लेकर के, उससे अजय सिंह भी टिकट पा सकते हैं। लेकिन सबसे मजबूत जो दावेदार हैं वो प्रेम नारायण पांडे का नाम आ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट, देवरिया की सीट फंसी हुई है। देवरिया में कई सारे दावेदार हैं, और चूंकि वहां के जो मौजूदा सांसद हैं रमापत राम त्रिपाठी, वो बीजेपी संगठन के नेता है और प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके, वो मौजूदा समय में सांसद है। बीजेपी में उनके नाम की सहमति नहीं बन पा रही है, लेकिन बीजेपी उनको नाराज भी नहीं करना चाहती। उनको मनाने के बाद, सहमति लेने के बाद किसी और नाम पे ऐलान कर सकती है। लेकिन हो सकता है लास्ट तक रमापत त्रिपाठी को भी चुनाव लड़ाया जा सके, क्योंकि इतने दावेदार हैं, तो ये सहमति बने कि जो सांसद है उसी को टिकट दे दिया जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो सूबे में सरकार है, योगी कैबिनेट की जो मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, वो भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वो भी टिकट के प्रबल दावेदार माने जाते हैं। इसके अलावा जो देवरिया सदर के विधायक है सलम त्रिपाठी, पत्रकार से नेता बने फिर विधायक बने, वो भी लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका नाम भी उस पैनल में गया है, विचार चल रहा है, और उनकी जो अच्छे बीजेपी के बड़े नेताओं से संबंध हैं। जब उनकी ज्वाइनिंग हुई थी तो अमित शाह से बातचीत, मुलाकात होने के बाद हुई, और पहले प्रवक्ता बने, फिर सरकार में एडवाइजर बने, और अब विधायक हैं। तो सलम त्रिपाठी का भी नाम प्रमुखता से है, चूंकि एक युवा नेता है, युवाओं में उनकी एक अच्छी पैठ है, और ब्राह्मणों में भी सलम त्रिपाठी की मजबूत पैठ मानी जाती है। नए नेता हैं, युवा नेता है, इस नाते सलम त्रिपाठी पे भी बीजेपी दांव लगा सकती है। इसके अलावा जब सलम त्रिपाठी को देवरिया में से जब सदर से टिकट दिया गया था, तो उनसे पहले वहाँ के जो विधायक थे सत्य प्रकाश त्रिपाठी, जो पूर्व विधायक हैं, उनके नाम की भी चर्चा है, वो नाम भी पैनल में शामिल है। इसके अलावा शशांक त्रिपाठी,
जो इनके पिता जो है वहाँ से सांसद थे, पूर्व सांसद रह चुके, उनके बेटे हैं शशांक त्रिपाठी, वो भी लाइन में हैं। जबकि एक महिला नेता का भी नाम आ रहा है। लेकिन देवरिया की खबर ये भी आ रही है कि बस्ती की सीट भारतीय जनता पार्टी कुछ बदलाव कर सकती है, जो खबर आ रही है। अभी कुछ स्पष्ट नहीं है। हालाँकि वहाँ से जो मौजूदा सांसद थे, हरीश द्विवेदी को टिकट दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी से राम प्रसाद चौधरी जो बसपा से सपा में गए थे, वो चुनावी मैदान में। दोनों का मुकाबला काफ़ी रोचक है और भारतीय जनता पार्टी उस सीट को लेकर के कुछ अभी असमंजस की स्थिति में, ऐसी खबर आ रही की चर्चा है। तो देवरिया और बस्ती में कुछ बदलाव या हो सकता है, तो इसके बाद चीज़ें बदले। हरीश द्विवेदी को लेकर के या रामप्रसाद चौधरी को लेकर के कि कौन चूँकि रामप्रसाद चौधरी अच्छे लड़ाई लड़ रहे हैं, हरीश द्विवेदी वहाँ से लगातार 2 बार सांसद रहे हैं, तो उस सीट को लेकर के अभी थोड़ी बीजेपी उलझी हुई है। इसके अलावा चर्चा ये भी है क्योंकि लगातार देवरिया में लगातार जो दूसरी बार जो सांसद हुए, इस बार रमापत राम त्रिपाठी और इससे पहले कलराज मिश्रा, दोनों एकाएक प्रत्याशी बनाए गए, लास्ट समय में बनाए गए, दोनों ने चुनाव जीता। चूँकि वो ब्राह्मण बाहुल सीट है, ऐसे में चर्चा ये भी है कि किसी बड़े नाम को बीजेपी या बाहरी को ला करके देवरिया लड़ा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सुरक्षित सीट मानी जाती है और बीजेपी ये मान रही कि वो सीट हम निकाल लेंगे। तो किसी बड़े नाम को या किसी बाहरी व्यक्ति को ला करके भी चुनाव, चूँकि इतने दावेदार हैं, तो सबको किनारे करते हुए और एक बाहरी नाम को ला करके चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है, जिससे ज़्यादा आंतरिक विरोध न हो। जितने नाम दावेदार हैं, इनसे बाहरी नाम भी आ सकते हैं। तो इस कारण से देवरिया की सीट फँसी हुई है, लेकिन जितने वहाँ के दावेदार हैं, सारे दावेदार बहुत मजबूत हैं। कोई 2 प्रदेश अध्यक्ष लगे हुए हैं, मौजूदा सदर विधायक हैं सलामणि त्रिपाठी उनका नाम है, जबकि पूर्व सांसद के बेटे हैं। तो ऐसे और पूर्व विधायक जिनको आज टिकट काट के सलामणि त्रिपाठी को टिकट जब दिया गया था 2022 में, वो भी टिकट की लाइन में। यानी वहाँ सबसे मजबूत दावेदार, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट वहीं पे हैं और सब भारतीय जनता पार्टी के ही है। तो ये बड़ा रोचक है, इस नाते थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रही है। जैसे कैसरगंज लोकसभा सीट माना जा रहा है कि 18 अप्रैल को सुनवाई है। कुश्ती संघ में जो विवाद में एफआईआर हुई थी, उस पे फैसला आ सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह निर्दोष होंगे या दोषी करार दिए जाएँगे, उसका भी इंतज़ार कर रही है और कुछ और नामों पे विचार कर रही है। जल्दी ही नामों की सूची भारतीय जनता पार्टी जारी कर सकती है। पंकज चतुर्वेदी, टीवी 9 लखनऊ।